चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सब टॉपिक, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों ये हेडिंग हुआ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आज हमें डिस्कस करना है। इसको हम दो लेवल में एक्सप्लेन करेंगे। लेवल 1 आपका बोर्ड, जेईई मेंस और मेडिकल एंट्रेंस को कवर करेगा, और बस एक छोटा सा पोर्शन इसका जो लेवल 2 हम बोल रहे हैं वो जेईई एडवांस के लिए होता है। ठीक है, देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग बच्चों एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग, और उनका पूरा नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले आप ये समझेंगे, हम इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन अभी लिख देते हैं, उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसी को हमको एक्सप्लेन करना है। तो देखो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पे वर्क किया। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर से एसोसिएटेड है हाइजेनबर्ग की थ्योरी। उससे पहले इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना जाता था, लेकिन डी ब्रोगली ने बताया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कुछ और मूविंग पार्टिकल हो, उसमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होती हैं मैटर में। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यदि हम ये कहें कि एक इलेक्ट्रॉन इस पाथ से ऐसे मूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन का ये ओरिजिनल पाथ है इलेक्ट्रॉन का या किसी भी मूविंग पार्टिकल का, और ये उसका एक्सपेक्टेड पाथ था कि उसको ऐसे जाना चाहिए था। तो बच्चों ये उसका एक्सपेक्टेड पाथ है आपके इलेक्ट्रॉन का, लेकिन हमने यहां से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत ही छोटा है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा। तो इसलिए यहां से इस इलेक्ट्रॉन पर, सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इस इलेक्ट्रॉन पर यहां से ऐसे ये फोटोन, यहां से ले लीजिए, फोटोन स्ट्राइक किया। तो एक फोटोन की एनर्जी आपको पता है, फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा होती है। तो जब यहां से इस इलेक्ट्रॉन पर ये फोटोन स्ट्राइक किया, तो जो ये इंसिडेंट फोटोन, यहां आप लिख सकते हैं दिस इज इंसिडेंट फोटोन। तो बच्चों यहां पर हम एक माइक्रोस्कोप लगा देते हैं, इस तरह से ये एक माइक्रोस्कोप हमने यहां पर अटैच कर दिया, जो ये यहां से फोटोन वापस रिवर्ट होकर के माइक्रोस्कोप पर पहुंचता है, और हम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो देखने को क्या मिला कि ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सपेक्टेड पाथ से डेविएट हो जाता है। तो इसका पाथ इस तरह से ये पाथ आ जाता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, समझ लीजिए हाइजेनबर्ग ने कैसे किया था। इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल यहाँ से चला, जिसका ओरिजिनल पाथ ये है। यहाँ पर हमने इसको देखने के लिए इस पर फोटोन स्ट्राइक किए, और उस इलेक्ट्रॉन को हमने माइक्रोस्कोप से देखना चाहा। ये माइक्रोस्कोप है, तो यहाँ से फोटोन बाउंस बैक होकर के माइक्रोस्कोप की तरफ गया, और यानी लाइट गई बेसिकली, जिससे हमको इलेक्ट्रॉन भी दिखा। और इलेक्ट्रॉन दिखने में क्या मिला कि उसने अपना ये पाथ, जो इसका एक्सपेक्टेड पाथ था, उससे वो इलेक्ट्रॉन डेविएट हो गया। अब हम इस डेविएटेड पार्टिकल या डेविएटेड इलेक्ट्रॉन का बच्चों एक तो निकालना चाहते हैं इसकी पोजीशन x, और एक इसका मोमेंटम p। हम पोजीशन को x बोल रहे हैं और इसके मोमेंटम को p। तो इस इलेक्ट्रॉन का या स्मॉल मूविंग पार्टिकल का हम यदि पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करते हैं, और बच्चों साइमल्टेनियसली, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली यदि हम इसको ऑब्जर्व करते हैं,
तो हमको क्या देखने को मिला है कि उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, वो एक्यूरेट नहीं आता है, बल्कि उसमें एक अनसर्टेनिटी आती है, और उस अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा एक्स पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी डेल्टा पी से मेजर किए। तो जो हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखा था सबसे पहले हाइजेनबर्ग का, तो इस प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स क्या है बच्चों, इस मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा पी क्या है बच्चों, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच यहां पर क्या है बच्चों, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड, जूल पर सेकंड नहीं, ध्यान रखना, जूल सेकंड, ये प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू होती है, और पाई तो आप जानते ही 3.14 या 22/7 फिक्स है। तो इस तरह से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ये उसका एक सेटअप है कैसे कैसे वो हुआ, और अब इसको हम एक भाषा में लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन। तो बच्चों देखो डेफिनेशन में, अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन में आपको लिखना है, जो हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी स्मॉल मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन, बल्कि वेलोसिटी नहीं, मोमेंटम बोलें, उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये बात बताई थी हाइजेनबर्ग ने। तो बच्चों आप नोट कर लीजिए, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, it is impossible to measure position, it is impossible to measure position and momentum of small moving particle simultaneously with accuracy। बच्चों ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेफिनेशन है, और एक बार अच्छे से सुनिए, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। यानी हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि किसी स्मॉल पार्टिकल्स जो मूविंग हो उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी से नहीं मेजर किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको स्कूल के पेपर में कि डिफाइन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे और फिर लिखेंगे मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बच्चों, मैथमेटिकली it can be expressed delta x into delta p is greater than or equal to Planck's constant divided by 4 pi, यानी h/4 pi। तो यहाँ तक आप एग्जाम में लिखेंगे। सपोज ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो ये डेफिनेशन और ये एक्सप्रेशन, तो समझ लीजिए आपका वो 1 नंबर अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हम कुछ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में कुछ बातें जानते हैं, तो उसको हम लिखते हैं नोट करके। नोट कुछ बातें लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो सिग्निफिकेंस है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। तो इट्स सिग्निफिकेंस फॉर only
microscopic particles, not for macroscopic particles, not for macroscopic particle, यानी बड़े पार्टिकल के लिए इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। हालांकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई को हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं बड़े पार्टिकल के लिए भी, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। सिग्निफिकेंस केवल माइक्रोस्कोपिक, अति सूक्ष्म, बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए है, क्योंकि उसी की वेव नेचर ज्यादा होती है। जिस पार्टिकल का मास कम होता है उसी में वेव नेचर ज्यादा होती है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसी मैटर की वेव नेचर से एसोसिएटेड होता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, जो बच्चों इसका डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये हम मेजर करते हैं। इसकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी कैन बी measured in same direction, यानी यदि एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करना है तो दोनों को उसी एक्सिस के अलोंग मेजर करना होगा। तो ये आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में कुछ बातें थी। तो आपने ये 2 बातें नोट की हैं। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है स्कूल में कि क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रनिंग रैट पर एप्लीकेबल है? तो आंसर होगा नो, यानी एक दौड़ते हुए चूहे पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या इंप्लीमेंट होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि रैट एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसका मास ज्यादा होता है, यानी उस पर जब फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो उस फोटोन की एनर्जी से रैट का जो पाथ है वो डेविएट नहीं होता, और ये उन्हीं पार्टिकल पर इंप्लीमेंट होता है जिसमें फोटोन स्ट्राइक करने से उसका पाथ डेविएट हो जाता है। तो आंसर होगा नो, इट इज नॉट। ये क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं बच्चों क्योंकि ये एक बुक होती है आपकी प्रदीप, और वो स्कूल्स में बहुत फॉलो होती है। तो उस बुक में ये लाइन लिखी हुई है, और मैंने जनरली देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रनिंग रैट, और उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आपने जाने बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। पॉइंट नंबर 4 बच्चों, कभी भी ये ध्यान रखना है, आगे एप्लीकेशन में आएंगे, कोई इनको पूछेगा नहीं, बट आपको ये पता होने चाहिए। क्वेश्चन ये है कि सपोज हम निकालते हैं डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती किससे? एक्स से। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बिल्कुल द सिमिलर वे डेल्टा पी नेवर बी ग्रेटर देन पी, ये भी गलत है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, हम बताएंगे, उसमें उसने इसी का एप्लीकेशन है उस क्वेश्चन में। तो कोई भी पैरामीटर जिसको आप मेजर करने जा रहे हैं, कोई भी पैरामीटर में होने वाली जो अनसर्टेनिटी है वो उसके खुद की वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। क्रॉस लगा दिया। तो दिस इज रॉन्ग, यानी डेल्टा पी नेवर बी ग्रेटर देन पी, डेल्टा एक्स नेवर बी ग्रेटर देन एक्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ ये डेल्टा पी हो सकती है, और डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एक्स हो सकती है, और डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू पी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है डेल्टा। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से बच्चों? तो आप नोट करेंगे यहाँ पर कि कोई भी अनसर्टेनिटी नेवर बी एक्सीड्स इट्स पैरामीटर, उसकी खुद की वैल्यू से वो ज्यादा नहीं हो सकती है। तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो ये 4 पॉइंट हुए। अब बच्चों पॉइंट नंबर 5 रिगार्डिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए कभी कभी हमको एक मिसकंसेप्ट क्रिएट होता है कि जो ये डेल्टा एक्स है और जो डेल्टा पी है, ये मेजरमेंट में होने वाली एरर है, और कभी हम सोचते हैं कि हमको पोजीशन अच्छे से नापी नहीं गई हमसे, और इसलिए उसमें एक एरर आई, दैट इज डेल्टा एक्स। ऐसे ही हम मोमेंटम को मेजर करते हैं तो उसमें एक एरर आई डेल्टा पी। तो ये
हमको मेजरमेंट करने में आने वाली एरर नहीं है। डेल्टा पी इज नॉट द एरर, इज नॉट द एरर इन measurement, is not the error in measurement. Delta P is not the error in measurement, as the delta X is not the error in measurement. बल्कि uncertainty in position and uncertainty in momentum या uncertainty in any parameters is the fundamental property of the matter. So it is a fundamental property. It is a fundamental property of matter. ये किसी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि इसको मेजर करने में होने वाली एरर। कभी कभी हम सोच सकते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है और हम बहुत ये फाइन क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट लें, अच्छी क्वालिटी का, तो हो सकता है ये एरर ना आए। बट ये उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से होने वाली एरर तो है ही नहीं। ये तो मैटर जो वेव नेचर शो करती है उससे होने वाली अनसर्टेनिटी है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं अभी। तो हमने ये 5 बातें आपको रिगार्डिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताई हैं। हर बात का अपना एक मतलब है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम ये बताते हैं आपको, देखो कोई भी जो हम कहते हैं पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन ही है सपोज, वो एक पार्टिकल है और उसके साथ साथ जो डी ब्रोगली ने बताया था कि उसमें वेव नेचर भी होता है। कोई भी मैटर वेव नेचर शो करती है। तो जब एक वेव कंसीडर करें इस तरह से बच्चों, तो ये हमारी एक वेव है। अच्छे से देखो, अब इस वेव में यहाँ ये होता है इसका पीक पॉइंट जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, और दूसरा क्रस्ट ये होता है, ये भी पीक पॉइंट, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं बच्चों लैम्डा। तो जब ये वेव एक फिक्स है तो इस वेव का लैम्डा फिक्स है, इस वेव का लैम्डा फिक्स है। और हमको ये पता है कि मोमेंटम p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा होता है। ये हमने पिछली क्लास में ड्राइव किया था कि मोमेंटम h अपॉन लैम्डा होता है। कैसे? आइंस्टीन ने बच्चों बताया था कि एनर्जी पार्टिकल की E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होती है, और प्लैंक्स ने बताया था कि एनर्जी यदि ये वेव है तो hc बाई लैम्डा होगी। उसी को आप पार्टिकल कहते हैं बच्चों, और उसी को आप वेव कहते हैं। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इट मीन्स mc स्क्वायर शुड बी इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो c से c कट ऑफ होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, और मास इनटू वेलोसिटी तो बच्चों p होता है, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम पार्टिकल का h अपॉन लैम्डा इस तरह से ही कैलकुलेट हुआ था। पिछली क्लास में हमने बताया था, फिर हमने रिवाइज कर दिया है। तो इस वेव का या इस मैटर का, मैटर वेव है, मैटर में वेव नेचर होती है, तो यदि हम उसकी वेव नेचर को कंसीडर यहाँ पर करते हैं तो उसका मोमेंटम h बाई लैम्डा होता है। अब देखो, क्योंकि इस वेव का लैम्डा बच्चों फिक्स है, इस वेव का लैम्डा फिक्स है। जब वेव का लैम्डा फिक्स है तो उसका मोमेंटम फिक्स होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला था डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो देखो बच्चों, इस वेव के केस में इसका जो मोमेंटम है क्योंकि वो फिक्स है तो उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तो आपके डेल्टा पी की वैल्यू 0 आ जाएगी। बट जब डेल्टा पी 0 हुआ, इसका मतलब जितनी भी उसको मेजर करने में आपको एरर नजर आएगी, अनसर्टेनिटी नजर आएगी, वो सारी की सारी किसमें होगी? उसकी पोजीशन में। अब देखो, यदि ये पार्टिकल होता तो आप कहते पार्टिकल ये रहा, एक फिक्स जगह पे पार्टिकल होता है, लेकिन क्योंकि मैटर में वेव नेचर भी होती है इसलिए इसकी पोजीशन को फिक्स बताना इज क्वाइट डिफिकल्ट। उसकी पोजीशन यहाँ से ऐसे 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 कहीं भी कुछ भी तो हो सकती है, तो इट इज डिफिकल्ट कि इस पोजीशन को हम फाइनली फिक्स करें। पार्टिकल की पोजीशन फिक्स हो सकती है, वेव की पोजीशन फिक्स नहीं हो सकती। तो इस वेव की पोजीशन को मेजर करने में एक एरर आएगी, और वो ही बताई थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि डेल्टा एक्स जो अनसर्टेन है इस वेव के लिए, उसमें होने वाली एरर इतने या उससे ज्यादा होगी, क्योंकि इसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को हमने 0 बोल दिया है। और क्यों 0 है? क्योंकि लैम्डा फिक्स है। अब आप बोलेंगे इसका उल्टा कि मोमेंटम तो फिक्स हमको समझ में आ गया, लेकिन क्या पोजीशन कैसे फिक्स होगी, पोजीशन कैसे अनसर्टेन होगी? तो बच्चों उसको भी हल्का सा जानते हैं। देखो, इसके पोजीशन को समझने के लिए हम ये कहते हैं, हम इस वेव को दूसरी तरह की वेव कंसीडर करते हैं, और ये वेव अब हमने इस तरह से एक वेव ली है ऐसे, तो ये एक वेव है आपकी,
ठीक है, मेरी थोड़ी ड्राइंग कमजोर है बच्चों, आप थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे। इस तरह से ये ऐसे भी, तो देखो ये आप अच्छे से बनाएंगे, दोनों ये सब डिस्टेंस बराबर होगा। तो इस वेव में है क्या बच्चों कि ये जो वेव बनती है इसमें डिस्टेंस वेव का ये है, वेव इसने डिस्टेंस में मूव कर दी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वेव, ठीक है। अब इस वेव में ये वेव जो है कुछ सर्टेन वेव के सुपर इम्पोज होने से बनती है, सुपर इम्पोज होने से बनती है। दिस वेव इज फॉर्म्ड बाय द सुपर इम्पोजिशन ऑफ द सर्टेन वेव। तो कुछ वेव जैसे हम लिखते हैं, सपोज एक वेव ऐसे 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 वेव, इस वेव का जो आपका मोमेंटम होगा से P1, इट इज h/λ1। लेकिन एक मैं दूसरी वेव लेता हूं और उसको बच्चों थोड़ा ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस वेव का जो मोमेंटम P2 होगा दैट इज h/λ2। क्योंकि इनके लैम्डा अलग अलग हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, इसलिए इनके मोमेंटम डिफर हुए। और यदि मैं एक तीसरी वेव बनाता हूं बच्चों, थर्ड वेव, और उसको ऐसे ऐसे बना देता हूं, तो इस वेव का जो मोमेंटम P3 होगा दैट इज h/λ3। अब इन तीनों वेव के लैम्डा बच्चों अलग अलग हैं, और इन तीनों के मिलने से, इनके कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस से, इनके सुपर इम्पोज होने से एक नई वेव फॉर्म होती है जो ये है। अब जो ये नई वेव बनेगी, तो इन जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस आप जानते हैं ये बेसिकली साउंड की एक प्रॉपर्टी होती है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस तो कब होता है, जब मैं क्वेश्चन पूछूं और चार बच्चे उसका आंसर करें और उसके बाद भी मैं सुन ना पाऊं, एक दूसरे की वॉइस आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, उसके एम्पलीट्यूड को। लेकिन जब बच्चे बोलते हैं जन गण मन अधिनायक, तो उसकी वॉइस काफी दूर तक जाती है, तो उन सब के एम्पलीट्यूड, पिच सब ऐड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ऑफ वेव। तो इसी तरह से जो हमने बताया, तो ये इनके कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस से एक वेव फॉर्म होती है। तो इस वेव का एम्पलीट्यूड ये काफी बढ़ जाता है, इन सब का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, तो ये बढ़ जाता है। तो देखो बच्चों, अब इसमें इसकी पोजीशन को फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में ये वेव मूव कर रही है। लेकिन जब हम इसका मोमेंटम मीजर करेंगे, तो क्योंकि इन तीन वेव के कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस से वेव बनी है, तो कभी कभी तो इसका मोमेंटम मीजर होगा P1, और कभी मीजर हो जाएगा P2, और कभी मीजर हो जाएगा P3। तो हम बार बार देखेंगे हमारे रिजल्ट्स के मोमेंटम के डिफर आते हैं। इसका मतलब इसके मोमेंटम को मीजर करने में एक अनसर्टेनिटी है, वो फिक्स नहीं है। तो यदि हमने वेव की पोजीशन को फिक्स करने की कोशिश की है, और पोजीशन एक छोटी सी जगह में वेव रखी है, तो वेव की पोजीशन को हम एक्यूरेटली मेजर करेंगे। लेकिन उसी समय जब हम इसका मोमेंटम मेजर करेंगे, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट, और वो आसानी से मेजर नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर अनसर्टेनिटी है। कभी तो आपका मोमेंटम इस वाली वेव की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, कभी इससे और कभी इससे। तो इसलिए आप इसमें जो डेल्टा एक्स है ये फिक्स होगा, लेकिन जो डेल्टा पी है इसमें अच्छी खासी अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन दोनों अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो होगा बच्चों, वह h/4π से बड़ा या उसके बराबर होगा, और यही बताया था आपको हाइजेनबर्ग ने। तो इसको हमने थोड़ा सा, देखो ये कोई बहुत वैसे एज सच इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट यदि आप दिमाग में इसको फिट करना चाहते हैं, दिमाग से समझना चाहते हैं, तो फिर इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो बच्चों, अब आपको कुछ समझ में आई बात कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, और कहाँ इंप्लीमेंट होता है। अब देखो, जो ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, डेल्टा m इंटू डेल्टा p, डेल्टा m इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ये आपका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है इसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। लेकिन बच्चों आप जानते हो कि जो मोमेंटम p होता है इट इज mv, मोमेंटम जो p होता है इट इज mv। तो देखो इसको हम लिखते हैं, ये बच्चे मच्छर ही परेशान कर रहे हैं, है ना। अब p इज इक्वल टू mv, तो देखो डेल्टा p की यदि हम बात करें, तो दिस इज मास इनटू डेल्टा v। तो हम इस डेल्टा p की जगह पुट कर सकते हैं कभी भी m इंटू डेल्टा v इफ इट इज रिक्वायर्ड। आपको डेल्टा v की जरूरत होती है,
तो ये डेल्टा एम और डेल्टा पी की जगह पुट कर देंगे एम इंटू डेल्टा, सॉरी ये बच्चों ने गलत लिख दिया है, दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये अब यहां से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये भी एक उसी फॉर्मूले की चेंज फॉर्म है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, जहां पर m उस पार्टिकल का मास है और डेल्टा v उसकी वेलोसिटी में होने वाली अनसर्टेनिटी है। तो इस तरह से फॉर्मूला आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक बात अच्छे से समझे होंगे कि जब भी न्यूमेरिकल पर्पज आपका होगा तो यू कैन टेक इक्वल, मतलब आप इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल पर्पज में ऐसा भी यूज कर सकते हो, डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस आपको याद रहे कि ये जो वैल्यू आएगी ये मिनिमम वैल्यू होगी, इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी तो हो सकती है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी जब आप इसको इक्वल पुट कर देते हैं। अब यह समझने की जो बात थी वो नंबर 1 ये है कि यदि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी और डेल्टा वी आपके पास अनसर्टेनिटी इन 3 चीजों में है, जो फॉर्मूले में डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी है और यहाँ पर डेल्टा वी है, तो हमारे जो ओवरऑल हमने फॉर्मूले लिखे हैं इनमें बच्चों अनसर्टेनिटी इन 3 चीजों में है। तो कभी कभी क्वेश्चन होगा कि वो डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी आपसे पूछेगा और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आपको गिवन होगी, और कभी वो डेल्टा वी आपसे पूछेगा और डेल्टा एक्स आपको गिवन होगा। तो डेल्टा वी पूछेगा, डेल्टा एक्स गिवन होगा, यानी आप इन फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। लेकिन इन 3 के अलावा यदि और किसी फिजिकल क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी की बात करता है तो आप सोचने के लिए मजबूर हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि इन 3 के अलावा कोई 4th चीज आई आपकी, जैसे वेवलेंथ, जैसे काइनेटिक एनर्जी, कि उनमें अनसर्टेनिटी आई तो कैसे सोल्व करेंगे। उसने अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ पूछ लिया डेल्टा लैम्डा, तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। उसने अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी पूछ ली तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। जो हमने कहा है लेवल 2 आईटी एडवांस के लिए, तो आईटी एडवांस के लिए इन्हीं को बताना होता है, यानी कि इस तरह से जो नॉर्मल बुक में नहीं होती, नॉर्मल बच्चा नहीं जानता, थोड़ा सा उसमें कुछ हिडन होती है, थोड़ा मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन आता है, उसको हम कहते हैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन। तो ये हम आपको अभी समझाएंगे थोड़ी देर में, यानी इस वीडियो के एंड में, कि डेल्टा लैम्डा, अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ एंड अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम आपको 1-2 क्वेश्चंस की हेल्प से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हमने आपको कुछ नोट करके बातें लिखवाई थी बच्चों, 5 बातें। उसमें चलो एक मैं छठी बात और ऐड कर देता हूँ, 6 पॉइंट उसमें और लिख देता हूँ। एक भाषा होती है कि इट इज measured within accuracy of 2%। कोई चीज either the position or the momentum or velocity, any physical quantity जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यूज होती हैं, उनको हम मेजर करते हैं विदिन द एक्यूरेसी ऑफ 2%। इसका मतलब ये है कि जितनी उनकी खुद की वैल्यू है उसमें 2% प्लस माइनस हो सकती है। जैसे हम एक क्वेश्चन कहते हैं कि सपोज 60 मीटर पर सेकेंड किसी की वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल कैन बी मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%। इसका मतलब 100 में 2 गलती एक्सेप्टेबल है। तो बच्चों 60 में कितनी एक्सेप्टेबल होगी, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो हमने मेजर की है दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड, तो 60 इंटू 2/100। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, यानी कि 6/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा v, अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। तो इस भाषा को आप अच्छे से समझेंगे और इसका मतलब
जान जाएंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको v नहीं चाहिए होता है बल्कि डेल्टा v चाहिए होता है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, v, वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड दी है पार्टिकल की, और ये आपको फॉर्मूले में v नहीं लगाना, आपको डेल्टा v लगाना। डेल्टा v कैसे कैलकुलेट होता है, आई थिंक ये क्लियर हो गया है। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट थोड़ा स्टेप आगे रखते हैं। अब इसमें देखिए एनसीईआरटी में इसके 3 क्वेश्चन हैं और 2 तो एग्जाम्पल हैं और 1 क्वेश्चन है। तो मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 16 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16 आपको सोल्व करता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल की खासियत है कि आपके स्कूल के पेपर में ये फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ए गोल्फ बॉल हैज मास 40 ग्राम and its speed is 45 meter per second. A golf ball has mass 40 gram and speed is 45 meter per second. Its velocity, speed मतलब its velocity या speed is measured within a accuracy of 2%. तो बच्चों कैलकुलेट्स अनसर्टेनिटी, तो आपको बताना है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इट्स पोजीशन। तो इसकी पोजीशन में होने वाली अनसर्टेनिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। एक गोल्फ बॉल, ये रही गोल्फ बॉल, इसका मास है 40 ग्राम और ये बॉल ऐसे मूव करती है और इसकी वेलोसिटी है 45 मीटर पर सेकंड और इस वेलोसिटी को मेजर किया गया है विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो आपको निकालना है अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। एग्जाम्पल नंबर 16 एनसीईआरटी स्कूल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आता है क्वेश्चन देख लो अच्छे से। ए गोल्फ बॉल हैज मास 40 ग्राम एंड स्पीड इज 45 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इज मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ भी सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी न्यूमेरिकल करना बड़ा आसान होता है बशर्ते कि आप उसके फंडामेंटल को अच्छे से समझ गए हो। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन है कि आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, चलो डायरेक्ट लिख देता हूं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ये आपका फॉर्मूला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला। अब आपको डेल्टा एक्स तो बच्चों कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स तो कैलकुलेट करना है और आपको एक्स तो पता ही है, इसकी तो वैल्यू होती है कितनी 6.63 भी लिख देते हैं इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। और पाई की वैल्यू बच्चों आपको पता है 3.14 और ये मास जो है बोल कर दिया हुआ है 40 ग्राम, लेकिन सारी यूनिट एक जैसी रखनी है तो 10 टू दी पावर -3 kg ऐसा ही सिस्टम में रखना है। जूल सेकंड, देखो ये यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, ये नहीं कि ये जूल सेकंड में रख दिया ये ग्राम में रख दिया। जूल सेकंड और केजी ये सेम यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो अब बस डेल्टा वी इज अननोन, सॉरी डेल्टा वी अननोन नहीं है, डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा वी लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ बल्कि वी दिया हुआ है। तो आपको वी दिया हुआ है बच्चों 45 मीटर पर सेकेंड और उसमें एक्यूरेसी कितनी है मेजर करने में 2%। तो 100 में 2 तो 45 में कितना, तो इंटू 2/100 इट इज इक्वल टू 0.9। तो बच्चों ये कैलकुलेट हो गया है डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट हुआ, जो वी दिया है वो इंटू 2/100 0.9। तो आपके फॉर्मूले में डेल्टा वी की वैल्यू आ गई 0.9। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब तो सीधा सीधा डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.63 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड
डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू मास 40 इंटू 10 टू द पावर -3 kg और इंटू ये डेल्टा वी, ये भी तो नीचे जाएगा, डेल्टा वी कितना है 0.9 मीटर पर सेकेंड, चलो ठीक है 0.9, डेल्टा वी आ गया 0.9। तो ये सब आप कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आपको डेल्टा एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया है। अब देखिए बच्चों, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 61। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 61 और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, वापस सुनिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 61 है। स्कूल के एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन और गोल वाला एग्जाम्पल। तो ये एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को होने मेजर किया गया है, इसकी पोजीशन को, और इसकी पोजीशन को मेजर करने में जो एरर आई है दैट इज बच्चों 0.002 नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन की भाषा क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ ±0.002%। क्वेश्चन को चाहो तो आप नोट कर लो, नहीं तो एक्सरसाइज में लिखा हुआ होगा, आप वहां से भी देख सकते हो, फिर वापस सुन लो। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस, ऐसे लिखा है, विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ ±0.002 नैनोमीटर। देखो यहाँ थोड़ा समझना है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करने में जो एक्यूरेसी है वो ±0.002 नैनोमीटर है। इससे ये पता चलता है कि उसमें उसकी पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है दैट इज 0.002 नैनोमीटर। बस ये बात समझनी है आपको अच्छे से। आप घर पे इस क्वेश्चन की भाषा को पढ़ेंगे और वो फिर मैं वापस बोल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करने में जो एक्यूरेसी यानी पोजीशन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 0.002 नैनोमीटर। इसका ये मतलब होता है कि उसमें या तो 0.002 नैनोमीटर आप उसको ज्यादा पढ़ सकते हैं या कम पढ़ सकते हैं, यानी किसी भी साइड में इतनी एरर एक्सेप्टेबल है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी 0.002 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसमें आपको बताना क्या है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को बताना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्वेश्चन को बताता जाऊंगा और साथ साथ में सोल्व करता जाऊंगा। पहली लाइन से हमने ये बात नोट की। अब आपको पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई होता है और डेल्टा एक्स आपको दिया हुआ है और यहां से वो कहता है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा पी आपको बताना है। तो इट इज h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, ये वाली वैल्यू। तो डेल्टा पी आप कैलकुलेट करेंगे यहां से। अब मैं h की वैल्यू पुट कर देता हूं 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों 0.002 और क्योंकि ये नैनोमीटर है तो इसको मीटर बनाना जरूरी है। तो 10 टू द पावर -9 मीटर। इस तरह से बच्चों डेल्टा पी ये कैलकुलेट हो जाएगा और इस डेल्टा पी को आप बहुत जल्दी से कैलकुलेट करो। और वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को कई बार सोल्व कर चुका हूं तो मुझे इसकी वैल्यू ही पता है। इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी बच्चों वो 2.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस डेल्टा पी है ना -23 और जूल सेकेंड पर मीटर, ये वैल्यू आएगी। आप इसको गुना भाग करके आराम से देखना तो आपकी ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखो ध्यान से सुनो, उसने कहा था क्वेश्चन में कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम, यानी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आपको कैलकुलेट करनी थी और डेल्टा एक्स को उसने इनडायरेक्ट वे में दिया था। तो हमने सीधा फॉर्मूला लगाया और डेल्टा पी को कैलकुलेट कर दिया।
लेकिन इस क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। उसने कहा है सपोज द मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू H अपॉन 4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का मतलब है इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ये हुआ, मैंने डायरेक्ट बदल दिया। 0.05 नैनोमीटर क्या हुआ था, तो उसका मोमेंटम गिवन है h 0.05 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो यदि मैं इस मोमेंटम को कैलकुलेट करता हूं तो बच्चों ये कैलकुलेट होकर आएगा 1.055 इंटू 10⁻24 और मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब है केजी और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि P किसके बराबर होता है बच्चों, P होता है mv, m की यूनिट क्या होगी kg और v की क्या होगी मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट डेफिनेटली kg मीटर पर सेकंड। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, देखो अच्छे से समझना है। वो कहता है इज एनी प्रॉब्लम फॉर डिफाइनिंग दिस वैल्यू, यानी इसके मोमेंटम की ये वैल्यू को हमने डिफाइन किया, तो इससे आपको कोई तकलीफ है क्या? तो आप लिखेंगे आंसर में यस है। क्या तकलीफ है? क्योंकि मोमेंटम कैलकुलेट करके बच्चों आया है इतना, और उसका जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम थी वो आई थी इतनी। ध्यान से देखो, तो यहां से आपको क्या मिला, जैसे आपने देखा अरे डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज दिस एंड मोमेंटम इज दिस, तो यहां से आपको पता लगा कि यहां पर डेल्टा पी ज्यादा हो रहा है पी से। और आपको ये पहले से पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि किसी भी पैरामीटर से ज्यादा उस पैरामीटर की अनसर्टेनिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम नेवर बी एक्सीड द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, इट मींस दिस इज रॉन्ग। तो आप बताएंगे कि इस वैल्यू को डिफाइन करने में हमें प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहता है आपको कोई प्रॉब्लम है, बोलेंगे यस। क्या प्रॉब्लम है? डेल्टा पी नेवर एक्सीड मोमेंटम, इसलिए दिस इज रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 था आपका, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बच्चों में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और लिखता हूं। देखो अभी हम लेवल 2 आईटी एडवांस वाले क्वेश्चंस पर नहीं पहुंचे हैं, तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। इफ द अनसर्टेनिटी in the position of an electron is 1/3 pm, calculate uncertainty in its momentum. Calculate uncertainty in its momentum. मोमेंटम बोले या बच्चों वेलोसिटी बोले, आप समझ गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम, यानी डेल्टा पी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो जो 1/3 पीएम लिखा है, इसका मतलब है 1/3 पिकोमीटर। तो ये समझने का भी सोचो पीएम कहां से आ गया, पिकोमीटर। तो यहां से इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है बच्चों 1/3 पिकोमीटर का मतलब है 10⁻⁻12 मीटर। तो इस पिकोमीटर को फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर। तो ये बच्चों डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। अब जो क्वेश्चन आपका होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। अब आपको डेल्टा एक्स तो पता है ये ना, और डेल्टा पी उसने पूछा है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा और आप इसको बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें देखो डेल्टा पी भी पूछ सकता है और डेल्टा वी भी पूछ सकता है। ध्यान रखना, यदि वो गलती से डेल्टा वी पूछ ले, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या होता है बच्चों, एन इंटू डेल्टा वी पूछेगा, डेल्टा वी। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई m। तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। यदि उसने डेल्टा एक्स तो दे दिया 1/3 पिकोमीटर और डेल्टा वी पूछ लिया,
तो फिर आपको मास और चाहिए, और मास किसका चाहिए? इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास तो बच्चों आपको पता होता है 9.108 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। तो पार्टिकल को क्योंकि उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और उसका मास आपको ऑलरेडी पता है, तो आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो इसका डेल्टा V का जो आंसर आएगा बच्चों 1.7 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसका डेल्टा V कैलकुलेट करो, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 1.7 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपका आंसर आना चाहिए। तो एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना, कोई एरर भी हो सकती है, बस आई होप मेरी मेमोरी में यही आ रहा है, तो ये आना चाहिए। तो यहाँ तक बच्चों आपने कुछ क्वेश्चन किए, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं एक दो, ताकि आपको आज ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी होगा नंबर, वो कहता है कि यदि किसी पार्टिकल की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम, देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो कुछ नहीं, कितना सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और वो पूछ रहा है किसको? डेल्टा पी को, तो आप डेल्टा एक्स को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से डेल्टा एक्स से डेल्टा पी पुट कर दो, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बच्चों एच अपॉन 4 पाई। तो सिंपल, दिस इज डेल्टा पी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और यहाँ से बच्चों डेल्टा पी कैलकुलेट होगा अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, और बस एच पता है आपको और पाई भी पता है, तो डेल्टा पी कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप इसको घर पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, नोट करो जल्दी। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्वेश्चन नोट कर लो। कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। Calculate the uncertainty in the position, assuming that note कर लो क्वेश्चन, uncertainty in its momentum. Calculate the uncertainty in the position, assuming that uncertainty in the momentum of the particle within 0.1%. Momentum within 0.1%. 4 यानी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी 0.1% बताई गई है। किसके लिए? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए टेनिस बॉल, नोट कर लो, ए टेनिस बॉल वेइंग 0.2 kg, ए टेनिस बॉल weighing 0.2 kg and moving with the speed 40 meter per second तो एक क्वेश्चन बच्चों आपको सोल्व करना है, अनसर्टेनिटी पोजीशन कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट लिखा है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, फिर इसके सेकंड पार्ट पर आएंगे। तो देखो बहुत सिंपल होता है, कोई भी क्वेश्चन दुनिया में किसी भी चैप्टर के किसी भी कंसेप्ट का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बशर्ते कि आपको उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, आप उसको दिमाग से सवाल को समझ चुके हैं और उसको सोल्व करने के इनपुट आपके पास अवेलेबल हैं। तो देखिए सिंपल आपको कैसे सोचना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये आपका एक सिंपल फॉर्मूला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे वर्नर हाइजेनबर्ग। आपको डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है बच्चों,
लेकिन h की वैल्यू आपको पता होती है और पाई भी आपको पता होती है और डेल्टा x निकालना है। आपके लिए समस्या सिर्फ क्या बना हुआ है, डेल्टा p। और डेल्टा p तो इसने कहा है assuming that uncertainty in its momentum within 0.1%। तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी 0.1% है। लेकिन भाई पहले ये तो पता हो कि मोमेंटम है कितना। जब ये पता होगा कि मोमेंटम इतना है तभी तो उसकी अनसर्टेनिटी यानी उस वैल्यू की 0.1% आप कैलकुलेट करोगे। तो मोमेंटम बच्चों आपको पता है, देखो यही लिख देते हैं। मोमेंटम आपको पता है P = m/v होता है और आपको मास और वेलोसिटी टेनिस बॉल की दोनों दी हुई है। तो यू कैन कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ द टेनिस बॉल एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो बच्चों P = मास कितना दिया है 0.2 kg और वेलोसिटी कितनी दी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो डेसिमल से जीरो साफ 4 × 2 8, यानी इसका मोमेंटम P आ गया 8 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या एज्यूम किया था अनसर्टेनिटी के लिए, आपके फॉर्मूले में P तो आना नहीं है, यहाँ तो डेल्टा P आएगा ना बच्चों। तो डेल्टा P निकालने का क्या तरीका हमने बताया हुआ है, जो मोमेंटम की वैल्यू है उसका 0.1% आपको कैलकुलेट करना है। तो ये डेसिमल साफ, ये जीरो आ गया, तो 8/1000। अब 8/1000 को बच्चों बस ये डेल्टा P की वैल्यू 8/1000 उठा के यहाँ पुट कर लो। तो बच्चों डेल्टा X तो आपको निकालना है और इंटू 8/1000 ये डेल्टा P की वैल्यू आ गई, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई, सब कुछ ऐसा सिस्टम में लिया हुआ है इसलिए हमको यूनिट लिखने की जरूरत भी नहीं है, और डिवाइडेड बाई 4 × 3.14। और बच्चों देखो इस पूरे में ओनली द डेल्टा x इज अननोन, तो आप सिंपली यू कैन कैलकुलेट और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो इसी का बी पार्ट करते हैं। ये ए पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसी क्वेश्चन का एक बी पार्ट है, ये आपने उतार लिया होगा आई हो, तो मैं मिटा देता हूं इसको। क्वेश्चन यही है, अब इसका बी पार्ट सोल्व करते हैं बच्चों। लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए कि बी पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन क्या है। तो नोट करो, ए इलेक्ट्रॉन मूविंग एन एटम within the velocity of 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक एटम है बच्चों, ये एटम, इस एटम के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है within the velocity of 2 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्योंकि उसने पार्टिकल बोला है इलेक्ट्रॉन और उसकी वेलोसिटी गिवन है, तो बच्चों ये तो वेलोसिटी दी है इलेक्ट्रॉन की, और क्योंकि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास तो आपको पता ही है ना 10⁻⁻31 kg। तो बस अब क्या है, अब तो इलेक्ट्रॉन का मास और उसकी वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आप कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 9.108 × 10⁻31 × 2 × 10⁻6। लेकिन ये क्या कैलकुलेट हुआ बच्चों, सवाल तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है किसी एटम के अंदर, तो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल जैसे हमने इसका पहला पार्ट सोल्व किया था, पहले हमने मोमेंटम निकाला, फिर मोमेंटम में होने वाली अनसर्टेनिटी दैट इज 0.1/100, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों डेल्टा V। दिस इज मोमेंटम एंड 0.1/100 डेल्टा P, और आपका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा X इंटू डेल्टा P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। अगेन आपको पाई पता है, h पता है, डेल्टा x यू हैव टू कैलकुलेट, डेल्टा p हमने ये निकाल लिया, दिस इज डेल्टा p। तो डेल्टा p की इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो और आपका डेल्टा x कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब देखो, अब बस मुझको दो बातें सिर्फ और बतानी है इसमें, फिर ये आपका हेडिंग अच्छे से तैयार हो जाएगा। कभी कभी वो वेलोसिटी देता है, पार्टिकल की वेलोसिटी देता है, सपोज आपका 6.62 × 10⁻6 मीटर, सॉरी 6.62 × 10⁻6 ±1% और मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्वेश्चन में डिफाइन होगी, ऐसे करके क्वेश्चन में वेलोसिटी डिफाइन होगी। तो बच्चों देखो इसमें दो बातें हैं, जो उसने वेलोसिटी दी है उसने बता दिया है इस वेलोसिटी को डिफाइन करने में कि उसमें जब डेल्टा V आप कैलकुलेट करेंगे
तो वो उसकी इस वैल्यू का ±1% होगा। तो हम इसको लिखते हैं 6.62 इंटू 10⁻6, और क्योंकि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों डेल्टा वी, तो इसका 1%, तो 1/100, तो इट विल कम 6.62 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। और देखो एक बात आपको ये ध्यान रखनी होगी, भले आपने डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट किया, इस वैल्यू को देने का मतलब है जो प्लेन्स कांस्टेंट एच की वैल्यू होती है, ये उससे कैलकुलेशन में बहुत इजीली कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू भी 6.626 होती है, तो उससे आप इसको कट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से जिस पार्टिकल की वेलोसिटी है उस पार्टिकल में अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, और गलती से वो डेल्टा एक्स पूछता है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 ये तो फॉर्मूला ही है। अब डेल्टा वी आप कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, तो बच्चों यहां से क्वेश्चन में डेल्टा एक्स किसके बराबर आएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू, अब इसकी डेल्टा वी नीचे आएगा तो डेल्टा वी क्या पुट करोगे, 6.62 इंटू 10⁴। तो देखो इसलिए दी गई वैल्यू ताकि आपको गुना भाग करने में ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा समस्या ना हो। तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऊपर में देखो ये 10⁴ ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ऊपर आएगा 10⁻38 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। अब चलो, अब बच्चों ये यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको जेईई मेंस, मेडिकल एंट्रेंस और आपका सीबीएसई यानी कि स्कूल एग्जाम, वहां तक के लिए आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है। और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पता ही है, मैटर की वेव नेचर के ऊपर बना हुआ है। तो अब इसमें हम लेवल 2 के क्वेश्चन कैसे होते हैं उनका थोड़ा सा आपको आइडिया लेते हैं। लेवल सेकंड, लेवल 2, वो क्या करेगा, क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ लैम्डा देगा, लैम्डा गिवन होगी, और आपसे पूछ लेगा अनसर्टेनिटी लैम्डा कैलकुलेट करो। तो अब आपने क्या पढ़ा था बच्चों, आप तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वी, डेल्टा पी उन सबको कैलकुलेट करना जानते हैं, लेकिन डेल्टा लैम्डा तो आपने कभी निकाला ही नहीं, और ये तो रैंडमली पेपर में वहीं पे दिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो बच्चों एक बात यहाँ मैं आपको 1 मिनट टॉपिक से हटके बताना चाहता हूँ, और वो बात क्या है कि कभी कभी देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मैग्नेट की तरह उसका माइंड एक्ट करता है, वो अपने आसपास जाने वाली किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है और इमीडिएट सोल्व करके सामने रख देता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। दूसरा बच्चा उस तरह का होता है जिसने दुनिया में जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे उसने पढ़ लिए, चाहे टीचर की हेल्प से, बुक की हेल्प से, उसको पढ़ने का कोई भी रिसोर्स हो सकता है, लेकिन वो हर तरह की प्लस माइनस बातों को समझता है। यानी उससे एक्स्ट्रा जो पेपर सेटर होगा आपका, उसके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं है कि वो कहां से क्वेश्चन लाएगा, यानी हर क्वेश्चन उसका देखा हुआ होगा। तो जैसे क्वेश्चन सामने आएगा और आपने पहले से किया है तो वो बच्चा भी तुरंत सोल्व कर देगा, भले उसका माइंड मैग्नेट की तरह वर्क ना करता हो। तो देखो अब वो जो बच्चे मैंने बताए मैग्नेट की तरह वर्क करने वाले, वो दुनिया में हर साल, दुनिया मतलब इंडिया में हर साल 100 पैदा होते हैं। अब भाई उनमें से आप हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, तो ये कोई गिल्ला शिकवा नहीं है, ये तो हमारे पुनर्जन्मों का एक हमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब देखिए चलो, तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप उस तरह से नहीं भी हैं तो सारी वैरायटी के क्वेश्चन जान लो ना, बस बात करना में आएगा तो आपसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा दिमाग से समझना है, और आई थिंक आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा कि y इजिकल टू एक्स एक फंक्शन होता है, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इट इज dy बाई dx, और मैं इसको x की पावर n बोलूं तो y इज इक्वल टू x टू द पावर n एक फंक्शन है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx, यानी y को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका ये फॉर्मूला है, ये पावर पहले आ जाती है और x की पावर n-1 ऐसे हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लिखें y इज इक्वल टू 1/x, तो देखो 1/x को मैं कह सकता हूं x टू दी पावर -1, तो ये फॉर्मूला हमारा होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, और इसको डिफरेंशिएट करना तो पावर पहले आएगी और एक पावर कम हो जाएगी n-1 यानी -2, एंड इसको आप यू कैन राइट -1/x स्क्वायर। तो इस तरह से
यदि कोई आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x और उसका आप डिफरेंशियल करना चाहते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये आप मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में आपने ये समझ लिया होगा आई होप। और अब इसका मतलब क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। डिफरेंशियल का मतलब होता है चेंज, ठीक है, y में x के साथ चेंज। तो ये डिफरेंशियल का मतलब चेंज होता है। अब देखो, आपने क्वेश्चन ये है कि आपको पूछा है अनसर्टेनिटी इन लैम्डा। तो आपके पास जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है दैट इज डेल्टा x इनटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। लेकिन वहां पर तो मतलब डेल्टा p से नहीं है, डेल्टा लैम्डा से है। तो हम इस p को किसी तरह से लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट करना हमको आना चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो इधर में हम ऐसे ध्यान से रखते हैं। तो देखो, आपको पता है p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। यदि हम इस मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा, तो बच्चों जैसा हमने अभी बताया, जो कांस्टेंट होता है वो तो एज इट इज रहेगा और 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो ये हो जाएगा माइनस और लैम्डा स्क्वायर। और क्योंकि हमारी फिजिक्स में, सॉरी हमारी केमिस्ट्री में हमको माइनस साइन, किसी की वेवलेंथ माइनस में है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो वी हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो dp बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू h बाई लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों डेल्टा p, क्योंकि डिफरेंशियल मतलब चेंज, तो यदि चेंज बड़ा हो जाए तो दैट विल बी डेल्टा p अपॉन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई लैम्डा स्क्वायर। अब देखो, यहां से यदि मैं डेल्टा p ही लिखना चाहूं, डेल्टा p, तो डेल्टा लैम्डा उस तरफ चला जाएगा। तो डेल्टा p विल बी इक्वल टू h डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब यदि मैं इसको इक्वेशन 2 मानूं और इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं, तो 2 से डेल्टा p की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा p की जगह क्या पुट करेंगे, h डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो यहां पर बच्चों h से h कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये लैम्डा स्क्वायर उधर ले जाएं तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो हमारा इस तरह से ये हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्मूले को एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जो नॉर्मल बुक्स में नहीं रहता। और ये आईटी के पेपर सेटर को पता होता है कि बच्चों को नॉर्मल कौन कौन सी बातें आती हैं। तो इसमें वो कहेगा डेल्टा लैम्डा अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ यू हैव टू कैलकुलेट, और डेल्टा एक्स ये क्वेश्चन में गिवन होगी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज दिस, ये गिवन होगी, और वेवलेंथ भी गिवन होगी, लैम्डा वेवलेंथ गिवन होगी। तब जब वेवलेंथ गिवन है तभी तो वेवलेंथ की अनसर्टेनिटी आपसे कैलकुलेट करा रहा है। तो पाई आप जानते हैं, लैम्डा आपको दिया हुआ है, डेल्टा एक्स आपको दिया हुआ है, तो यू कैन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। तो ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं इस तरह का बिल्कुल आपको और बताने वाला हूं, बस आपकी 2 मिनट और चाहिए। आप बड़े पेशेंस से इतनी देर से सुन रहे हैं, तो कंप्लीट बिल्कुल एंड तक पूरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको देखना है, और उसके बाद अब दुनिया का कोई सवाल लगाओ, सब सवाल आपसे बनेंगे जो इस प्रिंसिपल पर डिपेंड होंगे। तो वो क्वेश्चन भी हम यही कहेंगे कि लेवल 2 ही है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कैसे सोल्व करेंगे। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं कहता हूं E के मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होती है, सबको पता है। कभी कभी हम काइनेटिक एनर्जी को ke से भी डिनोट कर देते हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं है, आप E लिखो या ke लिखो, दोनों सही है। तो बच्चों E इज इक्वल टू दिस। अब देखो, यदि मैं इस काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करूं और विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो दिस इज dEk अपॉन dV इज इक्वल टू हाफ कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, मास पार्टिकल का फिक्स एज इट इज रहेगा, और v² v के रेस्पेक्ट में ही हमने डिफरेंशिएट किया है, तो ये पावर पहले आएगी यानी कि 2, और एक पावर कम होगी यानी कि ओनली v, और 2 से 2 कटेगा बच्चों, तो ये आएगा mv। तो आपने रिजल्ट निकाला कि, और इस डिफरेंशियल को हम बड़ा चेंज यदि ले लें डायरेक्ट, तो डेल्टा E के इज इक्वल टू, ये बच्चों उधर चला जाएगा mv
mv और इंटू डेल्टा v। चलो डेल्टा v ऐसे लिख लो, या हम इसको थोड़ा डेल्टा v की वैल्यू क्योंकि हमको चाहिए तो हम डेल्टा v यही रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई के अपॉन mv। तो हमको डेल्टा v की वैल्यू पता चल चुकी है, और ये वैल्यू हमने क्यों निकाली है देखो उसकी वजह बताएं। कायदे में तो हमको ये पहले बताना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और डेल्टा p की वैल्यू भी आपको पता है कि m इंटू डेल्टा v होती है और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और फिर हम लिखते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। लेकिन डेल्टा v की वैल्यू हमने अभी अभी इन टर्म ऑफ डेल्टा ई के कैलकुलेट की है, तो आपका ये डेल्टा x इंटू डेल्टा v की वो वैल्यू उठा कर रखेंगे, तो डेल्टा ई के और अपॉन बच्चों एम वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। बच्चों m से m चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, देखो यहाँ पर आई थिंक आपको बोर्ड नीचे तक दिख रहा होगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा ई के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस v को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा h इंटू वी और अपॉन 4 पाई। तो बच्चों डेल्टा x आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और डेल्टा ई के काइनेटिक एनर्जी का जो अनसर्टेनिटी है वो आपको कैलकुलेट करनी है, और वेलोसिटी आपको दी होगी, तभी तो वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी से कोरिलेट किया जा सकता है। तो v आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वेलोसिटी, h पता है, पाई पता है, डेल्टा x गिवन है, तो वो अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आपसे पूछ लेगा। बस अब तो कुछ नहीं बचा, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप कि आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कुछ समझ में आया होगा। अब आप इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे जो भी आपको जहां मिलेगा, और कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और उसके बाद फिर नया टॉपिक आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।